Dr. Agarwal is not, it's not audible, sir. It's not, the video is not getting played. Okay. So I'll play it again. Your voice is coming, but the sound of the video is not coming. It's muted, I suppose. റിലേഷൻസ് എല്ലാം നിറയെ ഉണ്ട് இந்த ഏരിയയിൽ. हमने मार्क कर लिया। अरे मार्क तो इन दो वीडियो से हम लोग ये प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि आज ये हमारा प्रोग्राम वुमेन सेंट्रिक प्रोग्राम है और विमेन्स दो दे आर वेरी मच क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन उनका फंड मैनेजमेंट वो खुद ना करके दूसरों के ऊपर निर्भर रहती है। दूसरों में उनके फैमिली मेंबर हैं, हस्बैंड हैं, उनके काउंटर पार्ट्स हैं। तो हाउ टू टेक चार्ज ऑफ योर फाइनेंसेस, हाउ टू टेक चार्ज ऑफ योर फाइनेंशियल लाइफ एंड हाउ यू कैन इंडिपेंडेंटली टेक योर फाइनेंशियल डिसीजंस, आज उसी एम्पावरमेंट को फोकस करते हुए हम आपके बीच में आज के सेशन कर रहे हैं। एंड आई डॉक्टर संजय अग्रवाल अलॉन्ग विद डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी, आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडे वर्कशॉप्स और इनफैक्ट इज ऑन ऑनलाइन वे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मनी और फाइनेंस की, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है किस पैसे को हम लोग मनी कहें और किस पैसे को हम लोग फाइनेंस कहें, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो एक 100 रुपए का नोट है, मैं उसे कब पैसा कहूंगा, कब मनी कहूंगा और कब उसको मैं फाइनेंस बोलूंगा। तो इसको जानने के लिए क्या तरीका है कि जिस पैसे से हम अपने खर्चे पूरे करते हैं, खर्चे मीट आउट करते हैं, सो दैट्स माय मनी पार्ट। और जो सरप्लस मेरे पास है जिसको मैं फर्दर इन्वेस्ट कर सकता हूँ और उसके ऊपर कुछ पैसा बना सकता हूँ, रिटर्न ले सकता हूँ, वो मेरा फाइनेंशियल पार्ट है। तो क्योंकि आज हम लोग फाइनेंशियल इंपावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल इंपावरमेंट मीन्स जो सरप्लस मनी आपके पास है, जिसे आप हर महीने बचा रहे हैं, सेविंग बोलते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप उसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड व्हाट आर द फंडामेंटल्स, जिसको हमें जानना जरूरी होता है कि उस फाइनेंस को हम लोग कैसे मैनेज करें।
तो आज उसी के बारे में चर्चा होगी। और सबसे पहले, आप इन्वेस्टर हैं, यू हैव सम, एक सेविंग अकाउंट आप सबका होगा। और जैसे ही आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, आप इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो क्या एक इन्वेस्टर के रूप में आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होता है? यस और नो, आप अपना रिस्पॉन्स चैट बॉक्स में दे सकते हैं। डू यू फील प्राउड एज एन इन्वेस्टर? इस सेशन को हम लोग जितना इंटरेक्टिव बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यू कैन गिव योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। Yes, Soumya, Shruti says yes. Okay, good. Sapna says yes. Very good. So, do you know what are the reason of proud? आपको अपने ऊपर गर्व होने के क्या कारण है? क्यों गर्व हो रहा है? तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल्पना कीजिए कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में कौन आते हैं? लाइक बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट। These are some of the example of financial institutions. अब यहाँ पर कल्पना कीजिए कोई भी बैंक है, उस बैंक के अंदर कोई इन्वेस्टर ना हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो अपना पैसा इन्वेस्ट करे। तो क्या वो बैंक आपको दिखाई देंगे? उसका बैंक का कोई एग्जिस्टेंस होगा? यस और नो? नो। वेरी गुड। तो बैंक किसके पैसे के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं? बैंक या जितने भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सब आपके पैसे के ऊपर सर्वाइव करते हैं। और इनफैक्ट मैं कहूँ कि पूरी फाइनेंशियल मार्केट एक इन्वेस्टर के पैसे के ऊपर सर्वाइव करती है, और आपके पैसे को ही रोटेट करके ये लोग अपना ब्रेड बटर अर्न करते हैं। लाइक टू साइड ऑफ अ कॉइन, एक साइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दूसरी साइड इन्वेस्टर है। तो यू आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल मार्केट। और अगर मैं कहूँ कि कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री बिना इन्वेस्टर के सर्वाइव नहीं कर सकती, डू यू एग्री विद मी और नॉट? क्या आप मुझसे सहमत होंगे? यस, गुड। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया है। तो आप सोचिए आपके पैसे का होता क्या है। हम में से कोई व्यक्ति लोन लेगा, अपना रोजगार चलाएगा, 4 लोगों को रोजगार देगा, तो आपका पैसा जो है लिवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम में लगता है। और जितना भी कंट्री का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स हैं, वो सारे इन्वेस्टर के पैसे से पूरे हैं। जो पैसा आप लोग टैक्स के रूप में देते हैं, वो गवर्नमेंट की इनकम होती है, और गवर्नमेंट उसे अपने खर्चों में प्लान करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं बजट। तो वो एक सर्टेन इनकम होती है गवर्नमेंट की, उस उनका पहले से प्रिजम्पशन रहती है कि हर महीने कितना अर्न होने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने खर्चे प्लान करते हैं। और जो आप लोग कभी जॉब में जाएंगे, सरकारी नौकरी में जाएंगे, तो जो हर महीने आपको तनख्वाह मिलेगी वो पहले से ही बजट में प्लान रहती है। और जो इमरजेंसीज होती हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को कई बार लोन लेना पड़ता है। वो लोन कहाँ से लेते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। और कंट्री के जीडीपी ग्रोथ में भी इन्वेस्टर का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और अन्य विकास है, वो सारे इन्वेस्टर के पैसे से पूरे होते हैं। सो दैट्स व्हाई यू आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। अब हम लोग जो भी अपना निवेश करते हैं, कुछ सपने लेकर के अपना निवेश करते हैं, कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन होती हैं, तो उनको लेते हुए, हम निर्णय लेते हुए हम लोग अपना निवेश करते हैं। तो कई बार हमारे निवेश सफल होते हैं, कई बार हम लोग अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी लूज कर बैठते हैं। तो उनके पीछे क्या कारण है, वो हम आगे अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आप एक इन्वेस्टर के रूप में आपको अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा है, तो अपने लिए, खुद के लिए आप वर्चुअल ताली बजाएं। यहाँ पर एक सेक्शन में है रिएक्शन का, वहाँ से आप अपने लिए वर्चुअल क्लैप सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन प्ले वर्चुअल क्लैप फॉर यू। तो इसलिए आप सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप सभी इन्वेस्टर हैं और आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करें।
तो एक इन्वेस्टर बनने के लिए अब हमारे पास एक सर्टेन इनकम होनी जरूरी होती है। वो इनकम आपके पास किसी भी तरीके से आ सकती है। तो इनकम के बाद हमारे पास कुछ खर्चे होते हैं। उन खर्चों को हम लोग मीट आउट करते हैं, और खर्चों के बाद जो पैसा बचता है उसे हम लोग सेविंग के रूप से जानते हैं। और इन तीनों को जो हम लोग देखते हैं, उस टूल को हम लोग बोलते हैं बजट। तो बजट में एक साइड हमारा इनफ्लो होता है, सेकंड साइड में हमारा आउटफ्लो होता है। और उसके बाद अगर हमारा आउटफ्लो ज़्यादा है और इनकम कम है, तो हमारी बजट जो है घाटे का बजट हो जाता है। उसके लिए फिर हमें लोन लेना पड़ता है, ईएमआई पे हमारी ज़िंदगी चलती है। तो ईएमआई पे हमारी ज़िंदगी ना चले तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने खर्चों को कर्टेल करना पड़ता है, और अपने खर्चों को क्लासीफाई करना पड़ता है कि नीड्स एंड डिजायर्स, कि हमारी ज़रूरतें कितनी हैं, और उसके अलावा कौन से हमारे ऐसे खर्चे हैं जो डिजायर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो क्या हम अपने डिजायर्स को कर्टेल कर सकते हैं। और आपने बचपन में कहावत भी सुनी होगी, जितनी चादर उतने पाँव पसारने चाहिए। तो चादर का मतलब क्या है कि जितनी आपकी इनकम है, अगर आप उसी के अंदर अपने खर्चे मीट आउट कर लेते हैं, तो आप स्ट्रेस फ्री फाइनेंशियल लाइफ एंजॉय करते हैं। और अगर आपके पाँव चादर से बाहर निकलते हैं, तो फिर आपको मौसम का अनुभव होने लगता है, और उसके लिए फिर आपको विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन में और समृद्धि लेकर के आना चाहते हैं, तो इससे एक स्टेप और आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। जो आपकी सेविंग है उसे अपने खर्चों में शामिल करना पड़ेगा, उसको सबसे जरूरी खर्चा मानना पड़ेगा। और इनकम में से सबसे पहले अपनी जो सेविंग्स हैं उनको अलग करना है। उसके बाद जो पैसा बचे उनको अपनी इनकम मानिए, और उसके अंदर अपने खर्चे पूरे कीजिए। मीन्स यहाँ से आपको अपनी चादर का साइज और छोटा कर लेना है, जिससे आप अपने एक्सपेंसेस मीट आउट कर पाए। अब इससे क्या बेनिफिट होगा। अभी जैसे पहले वाली इक्वेशन आप देख रहे हैं, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग, तो यहाँ पे आपकी सेविंग वेरी करेगी। वेरी कैसे करेगी, मान लो इस महीने खर्चे ज्यादा हो गए, तो आपकी जो सेविंग है कम हो जाएगी। और अगर इनकम ज्यादा हुई या खर्चे कम हुए, सेविंग बढ़ जाएगी। और क्योंकि सेविंग के अंदर वेरिएबिलिटी है, तो आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर भी वेरिएबिलिटी आ जाएगी। तो उस वेरिएबिलिटी से बचने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी देने के लिए हमें क्या करना हो, सेकेंड इक्वेशन को फॉलो करना होगा, कि जिसमें हम अपनी सेविंग को एक यूनिफॉर्म कर पाए। कि अगर मुझे हर महीने 2,000 रुपये बचाने हैं, तो 2,000 रुपये मैं पहले ही अलग कर लूँ और उसको एक सही जगह निवेश कर लूँ। तो मेरे जीवन में एक अनुशासन आ जाता है, एक कंसिस्टेंसी आती है। और ये कंसिस्टेंसी जब मेरी एज बड़ी होगी, जब मुझे पैसे की वाकई आवश्यकता होगी, उस समय ये मेरे लिए एक रिजर्व का काम करेगी। तो आप अपने जीवन में समृद्धि लेकर के आना चाहते हैं, सो देयर इज अ सोल्यूशन, कि आप अपने इक्वेशन को चेंज कीजिए। अब इसके बाद सेकंड एक और चीज जो हमें सबसे बड़ी हमारे जीवन में रहती है, दैट इज कॉल्ड महंगाई या इन्फ्लेशन। अब आपने एक गाना भी सुना होगा, बस सैयां बहुत कमाते हैं लेकिन महंगाई डायन खाए जाते हैं। अब महंगाई के ऊपर हम लोग चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर महंगाई से कैसे प्रभावित होता है, एक महंगाई का इम्पैक्ट एक इन्वेस्टर के रूप में कैसे होता है, के ऊपर क्या होता है, इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कि अगर महंगाई बढ़ने की दर, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 7% हो, और आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 3% के हिसाब से मिल रहा है, तो आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। आर यू इन प्रॉफिट और इन लॉस। आप अपना रिस्पॉन्स चैट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, इफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 7% and rate of return is 3%. So are you in profit or in loss?
बहुत बढ़िया सौम्या, मुस्कान, रुपेश जी वेरी गुड, 4% का लॉस, गुड। नेहा गार्गी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड रिस्पॉन्स। यस, यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन वेल। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग लॉस में चले जाते हैं, तो मीन्स एक इन्वेस्टर के रूप में हमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का लगता है। तो इसको हम लोग कैसे समझें कि अगर फॉर एग्जाम्पल आज मुझे कोई वस्तु 100 रुपए की मिल रही है, 7% इन्फ्लेशन के साथ उसकी वैल्यू 1 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 107 रुपये हो जाएगी। और मैंने अगर 100 रुपये निवेश किए हैं और 3% ब्याज के साथ मेरे 100 रुपये की वैल्यू 1 साल के बाद कितनी होगी, 103 रुपये होगी। अब मुझे वो वस्तु खरीदनी है तो मुझे 4 रुपये अपनी पॉकेट से मिलाने होंगे, दैट्स माई लॉस। मीन्स मेरे पैसे की परचेज पावर रिड्यूस हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोग निवेश करते हैं उसके रिटर्न का बेंचमार्क क्या है, क्योंकि हर चीज आप नापते हो तो उसका एक पैमाना होता है, उसका एक स्केल होता है। तो हमारे रिटर्न का क्या स्केल है, कभी आपने इसके ऊपर विचार किया है? तो उसका स्केल है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन से नीचे रिटर्न मिल रहा है तो आप किस में हैं, जैसा भी आप सबने आंसर किया, यू आर इन लॉस। और अगर आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तभी आप प्रॉफिट की स्थिति में हैं। लेकिन जनरली हमारा क्या रहता है, हम अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत अधिक केयरलेस रहते हैं, क्योंकि निवेश कर दिया उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग कमाने में व्यस्त हो जाते हैं और अपने इसको निवेश के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। और निवेश को मैं बोलता हूँ, जो आप निवेश करते हैं, इट्स योर थर्ड चाइल्ड, ये तीसरा बच्चा है। थर्ड चाइल्ड का मीन्स क्या हुआ कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है हम दो हमारे दो। तो हम लोग दो बच्चे करते हैं कि भाई बुढ़ापे में हमारी सहायता करेंगे, जब हमें आवश्यकता होगी वो हमारी सहयोग करने के लिए आएंगे। लेकिन रुपेश जी, मुझे उन दो बच्चों की गारंटी नहीं है कि वो आपकी सहायता करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका तीसरा बच्चा मीन्स योर इन्वेस्टमेंट इज हेल्थी, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ दो बच्चों के साथ साथ आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी सब आपका सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। क्यों रुपेश जी, am I राइट और रॉन्ग? Sir, absolutely right, sir. गुड। तो इसलिए आपको अपने तीसरे बच्चे की हेल्थ के ऊपर उतना ही ध्यान देना है जितना आप अपने दो बच्चों की हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहते हैं। और वो बिल्कुल वैसे ही है कि आपको हर महीने अपना जो है, या हर क्वार्टर, 3 महीने समय नहीं मिल पा रहा, कम से कम हर 3 महीने पे आप अपने इन्वेस्टमेंट को जरूर रिव्यू कीजिए कि आपने किस पर्पज के लिए इन्वेस्ट किया था, कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड था, कितना रिटर्न आ रहा है, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, आपका निवेश नहीं जा रहा है। केवल ये नहीं कि भाई आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई और 6,000 रुपये ब्याज मिल गया तो आप खुशी से नाचे पार्टी करें। लेकिन उसमें अगर आप इन्फ्लेशन का पार्ट देखें तो 7,000 रुपये तो आपका इन्फ्लेशन का ही रोल हो गया, तो पहले ही आप 1,000 रुपये के लॉस में आ गए। दैट इज योर नोशनल रिटर्न। तो उसके ऊपर आपको अपनी इन्फ्लेशन की लाइबिलिटी और टैक्स लाइबिलिटी दोनों माइनस करने के बाद जो रिटर्न मिल रहा है दैट इज योर एक्चुअल रिटर्न। लेकिन अगर ये दोनों लाइबिलिटी अलग करके आप उस रिटर्न को असली रिटर्न माने, दैट्स नॉट एक्चुअल रिटर्न, इट्स योर नोशनल रिटर्न। अब इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आपके घर के खर्चों पे पड़ता है और आपकी सेविंग्स के ऊपर पड़ता है। और इसको नापने का क्या तरीका है, रूल ऑफ 70, कि अगर मैं 70 को रेट ऑफ इन्फ्लेशन से डिवाइड करता हूँ तो उतने समय में मेरे घर का खर्च डबल हो जाता है और जो मेरी सेविंग्स हैं उनकी वैल्यू आधी रह जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आज मेरे घर का खर्च 30,000 रुपये से चल रहा है तो 10 सालों के बाद 70 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 साल के बाद इसी घर को चलाने के लिए मुझे 60,000 रुपये की आवश्यकता होगी। और अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो तो आज से 10 साल पीछे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे जो आटा आपको 10 से 15 रुपए किलो मिलता था, आज उसी के लिए आप 30 से 40 रुपए खर्च कर रहे हैं।
क्यों कर रहे हैं? क्या आटे की क्वालिटी बढ़ी है, क्वांटिटी बढ़ी है, 1 किलो का वजन बढ़ गया है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन चीजों के दाम बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इसलिए आज के 10 साल के बाद देखोगे तो जिस दाम पे आज आप आटा खरीद रहे हो उसका दुगना हो जाएगा। आज से पहले देखेंगे आप, जो सब्जियां फल आप मार्केट में लेने जाते थे वो आपको 20 से 30 रुपए किलो मिलते थे, आज वो 60 से 70 100 रुपए किलो आपको मिल रहा है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, और इसी तरह से आपकी सेविंग जो है, अगर मैंने 1 लाख रुपए घर के अंदर रखे, सेव करके रखे हैं, तो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू 50,000 रुपये रह जाने वाली। अब रुपेश जी कहेंगे नहीं सर आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि अगर 10 साल के बाद में 1 लाख रुपए गिनूंगा तो वो गिनने में तो 1 ही लाख रुपए रहेंगे। यू आर राइट, रुपेश जी गलत नहीं कह रहे हैं, रुपेश जी सही कह रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो आज सामान आज मैं 50,000 रुपये दे करके ले सकता हूँ, 10 साल के बाद उसी सामान को लेने के लिए मुझे 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सो दैट इज माई लॉस। और जो मेरी परचेज पावर है वो डिक्रीज होती है विद with respect to time and with respect to rate of inflation। उससे बचने के लिए क्या तरीका है? उससे बचने का केवल एक ही तरीका है कि हमें अपने जो भी सेविंग्स है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना चाहिए। अगर हम उसमें डिले करते हैं तो हम अपने जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको लूज करते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक ऐसा रूल है जिसको फेमस साइंटिस्ट आइंस्टीन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप सब लोग जानते होंगे कि एक समय के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल होने लगता है। वो किस रेट से डबल हो रहा है, कितने समय में डबल हो रहा है, उसको जानने का तरीका है रूल ऑफ 72। अगर रूल ऑफ 72 को हम लोग रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू निकल करके आती है उतने समय में मेरा पैसा डबल हो जाता है। जिसे मैं कहूँ अगर मुझे 12% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है तो 72 डिवाइड बाई 12 कितना आ गया? 6 सालों में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। अब अगर आज मैंने 100 रुपये जमा किए तो 6 सालों में कितने हो जाएंगे? 200 रुपये हो जाएंगे। 12 सालों में 200 रुपये डबल होकर के कितने हो जाएंगे? 400 रुपये हो जाएंगे। 18 सालों में 800 रुपये हो गए, 24 सालों में 1600 रुपये हो गए, 30 सालों में 3200 रुपये हो गए और 36 सालों में 6400 रुपये हो गए। मीन्स आज मैंने जो 100 रुपये जमा किए 36 सालों में कितने हो गए? 6400 हो गए, बिना किसी एफर्ट्स के। मुझे केवल ये चेक करना है कि मेरा रिटर्न 12% आ रहा है या नहीं आ रहा है, और मेरा जो पैसा है वो ग्रो करता रहता है। तो इसका मतलब क्या होगा? जितना जल्दी हम लोग प्लान करते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से मेरा जो पैसा है वो मल्टीप्लाई होने लगता है, और जितना लंबे समय के लिए हम लोग जाते हैं तो प्रीवियस अमाउंट का वो डबल होता है। तो ये चीज आपको जितना जल्दी आप लोग समझ जाते हैं उतना अच्छे रूप से आप एक इन्वेस्टर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात आती है कि भाई जब हम लोग अपने पैसे को सेविंग से इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो सेविंग से इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने में क्या अंतर होता है? सेविंग मीन्स आपने पैसा इकट्ठा करके अपनी जेब में रखा है, और इन्वेस्टमेंट मीन्स आप अपने पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं रुपेश जी से कहता हूँ, रुपेश जी मुझे आप कुछ पैसे उधार दे दीजिए, और आपका कोई मित्र आपसे पूछता है कि जी मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, तो आपको क्या लगता है? क्या आप तुरंत पैसे दे देते हैं या मन में कोई डर रहता है? क्यों रुपेश जी, कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कुछ रुपए मांगू उधार?
सर बिल्कुल स्टार्टिंग में तो मतलब डर रहता है कि मतलब वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया, सो कल बहुत बढ़िया आंसर किया आपने। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहले उसको डर लगता है कि मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मैं पैसा दे रहा हूँ, वो सुरक्षित भी वापस आएगा कि नहीं आएगा। और अगर आपने पैसे दे भी दिए तो फिर आपको आपकी रातों की नींद खराब हो जाती है। आप सुबह सुबह गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के व्हाट्सएप मैसेज करते हो, अगर रिप्लाई आ रहा है तो आप संतुष्ट हो जाते हो कि भाई पैसा आने की गारंटी है, और रिप्लाई आना बंद हुआ तो आप जो है और डर में चले जाते हो। तो ये डर लगना जरूरी है। तो जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है कि आपको ये चेक करना है कि भाई जहां मैं पैसा जमा कर रहा हूँ वो मेरे प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी क्या है। क्योंकि सबसे बड़ा जो रिस्क है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट की। फिर उसके बाद सेकंड रिस्क आता है कि भाई मैंने रुपए जी को कहा कि मैं आपको कुछ रिटर्न भी दूंगा। तो रुपए जी पूछेंगे भाई वो रिटर्न कितना होगा। फिर उस रिटर्न की गारंटी क्या है, कि वो बिजनेस मॉडल क्या है, कहाँ से मैं अर्न कर रहा हूँ, वो मुझे जानना जरूरी हो जाता है। अगर वो बिना जाने में इन्वेस्ट कर देता हूँ, खाली ब्लाइंड फेथ करते हुए इन्वेस्ट करता हूँ, तो हो सकता है कि मैं अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी लूज कर बैठूँ। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे हम लोग अपने आप को घर के अंदर रहते हैं, तो घर के अंदर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, हम लोग फ्री प्ले करते हैं। लेकिन जैसे हम लोग रोड साइड पे आते हैं तो कुछ रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो रूल हम लोग फॉलो ना करें तो क्या होगा रुपेश जी? अगर रोड पे हम चल रहे हैं और रूल फॉलो ना करें तो क्या हो जाएगा? सर एक्सीडेंट ही होगा सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल रुपेश जी, मेरी और मेरी फ्रिक्वेंसी मिल रही है। बिल्कुल एक्सीडेंट होगा। तो मीन्स अगर वो रूल हम लोग फॉलो नहीं करते, इसी तरह से जब हम लोग इन्वेस्टिंग के रूल फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट का मीन्स हमारा लॉस होगा, और वो लॉस की सीवियरिटी हमने कितना बड़ा रूल तोड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कि जब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं तो आपको डर लगना जरूरी है, वो लाजमी है। अगर आप डर नहीं रहे हैं तो आप बिल्कुल ब्लाइंड, डर के आगे वाली जीत वाली एक फिलोसफी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपको वो लॉटरी की तरह से होगा। कई बार आपको बम्पर लॉटरी लग जाएगी और कई बार वो आपका सारा पैसा वापस ले जाएगा। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में यही है कि जो रिस्क है वो रिस्क समझना ही एक कला है। इट्स एन आर्ट, इट्स ए स्किल। और इसके अंदर जितना बारीकी से जो क्वेश्चंस आपके दिमाग के अंदर आ रहे हैं उनका जब आप आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, लेकिन तीसरी बार आप गलती नहीं करेंगे। तो आस्क क्वेश्चंस व्हाइल यू आर गोइंग फॉर इन्वेस्टिंग। तो आपको प्रश्न पूछने चाहिए, उन प्रश्नों का आंसर लिखना चाहिए। और वो प्रश्नों के आंसर कहाँ से मिलते हैं? जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां का जो एक प्रोस्पेक्टस आपको मिलता है, ब्रोशर आपको मिलता है, उसी के अंदर उसके सारे आंसर लिखे होते हैं। और नहीं मिल रहा है तो उनकी वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहां से आपको आंसर मिलेंगे। एंड वंस यू इंश्योर कि यस एवरीथिंग इज ओके, और जो रिस्क है वो मेरे रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग है, इतना रिस्क मैं मिटिगेट कर सकता हूँ, तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दैट्स एन होमवर्क। इसीलिए हम लोग भटकते रहते हैं। अभी मैं सेशन के एंड में जाऊंगा तो कुछ लोग मुझसे पूछेंगे सर कहाँ निवेश करूं, कुछ टिप्स दे दीजिए। आपको कोई टिप्स देगा क्यों? क्योंकि जब तक उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है वो टिप्स आपको बताएगा ही नहीं। तो इसलिए आप खुद से होमवर्क कीजिए और अपनी टिप्स खुद जनरेट कीजिए। शुरू शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन जब आप इसके ऊपर लगातार क्वेश्चनिंग करेंगे तो आई कैन गारंटी यू, यू कैन कन्वर्ट योर सेल्फ एज एन गुड इन्वेस्टर। फिर लोग आपको फॉलो करने लगेंगे। तो हम लोग इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो इन्वेस्टिंग में भाई जो अर्ली एज वाले जो अभी ट्वेंटीज के अंदर है वो थोड़ा सा एग्रेशन ज्यादा रहता है, रिस्क फैक्टर ज्यादा हो सकता है, ज्यादा रिस्क लेने की पोजीशन में रहते हैं, तो वो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास करेक्शन का भी टाइम है। लेकिन जो लोग 30+ या 50 के ब्रैकेट में चले गए हैं, अब उनके पास करेक्शन का टाइम नहीं है।
तो वो लोग हाई रिस्क जोन से अपने आप को बचाएं और अपने एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स को कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर के जाए। अब वाई शुड वी इन्वेस्ट, अब ये तो कुछ फंडामेंटल थे। अब बात आ जाती है कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, वाई टू इन्वेस्ट। क्योंकि जब तक ये मोटिवेशन हमारे बीच में नहीं होगा तो हम लोग कभी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। अब आप में से कितने लोगों ने अपना फाइनेंशियल प्लान रेडी किया है मुझे पता नहीं है, लेकिन जब हम लोग और मैं और पंकज जी कई बार सर्वे करते हैं तो लगता है कि भाई 10 लोगों में से 9 लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई फाइनेंशियल प्लान रेडी नहीं होता। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हम लोग टिकट विंडो पे जाएं और रेलवे क्लर्क से बोलें कि भाई जरा एक टिकट दे दो, तो उसका अगला क्वेश्चन क्या होगा? क्यों रुपेश जी, आप आंसर करना चाहेंगे? मैं आप ही को एड्रेस कर रहा हूँ। सर कहाँ जाना वेरी गुड, बहुत है? सही कि आपने कहाँ जाना है। और क्योंकि कहाँ अगर हम लोग नहीं बताएंगे, वो हम पूछे कि भाई कहीं का भी दे दो, तो क्या कहेगा कि पीछे वाले को आगे आने दो। तो हमारी जो यात्रा है उसका डेस्टिनेशन जब तक निश्चित नहीं है तब तक हमें कोई टिकट देने के लिए भी तैयार नहीं होगा। लेकिन हमारी फाइनेंशियल जर्नी हम लोग ऐसे करते हैं कि कहीं भी अब्रप्टली जमा कर देते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि जो अपने इन्वेस्टमेंट ही भूल चुके हैं कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया था। उनके डॉक्यूमेंट नहीं होते, वो उसी के बीच में ढूंढते रहते हैं जी मैंने वहां एक इन्वेस्टमेंट किया था, कैसे वापस मिलेगा। रिटर्न की तो बात छोड़िए। तो वी आर सो मच केयरलेस अबाउट अवर इन्वेस्टमेंट्स, जबकि हम लोग कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। घर से सुबह 7 बजे निकलते हैं और शाम को 7, 8, 9 बजे घर वापस पहुंचते हैं, केवल एक रैन बसेरे की तरह अपने घर का इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के इतने केयरलेस नहीं हो सकते। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समय अपने इन्वेस्टमेंट के लिए निकालना पड़ेगा। तो बात यह थी कि भाई मोटिवेशन कैसे हो। तो मोटिवेशन के लिए मैं आपको एक मूवी का सीन याद दिलाता हूँ। एक मूवी आपने देखी होगी जिसमें एक्टर जो है भगवान के सामने 3 गुल्लक रखता है। पहली गुल्लक पे उसने लिखा है माँ के इलाज के लिए, दूसरी गुल्लक पे उसने लिखा है बहन की शादी के लिए, और तीसरी गुल्लक पे उसने लिखा है भाई की पढ़ाई के लिए। आप में से काफी लोगों ने ये मूवी देखी होगी, ये सीन भी याद आ रहा होगा। क्या इस मूवी का नाम आप बता सकते हैं? वर्ड चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर अनम्यूट करना चाहें तो अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। वेरी गुड, मुझसे शादी करोगी, बहुत बढ़िया, सही आपने आंसर किया है। आदिश्री सिंह, गुड, बहुत सही। तो आपको मैं 100 में से 100 मार्क्स देता हूँ कि भाई बहुत सही आपने आंसर किया। यस, दिस मूवी इज मुझसे शादी करोगी। तो आप ये सीन याद कीजिए कि उसने भगवान के सामने 3 गुल्लक रखी हैं, माँ का इलाज, बहन की शादी और भाई की पढ़ाई। ये तीन उसके क्या है, जिम्मेदारियां हैं। और ये 3 जिम्मेदारियां ही उसके फाइनेंशियल गोल्स हैं। क्योंकि जिम्मेदारी किससे पूरी होगी? पैसे से ही पूरी होगी। तो इसी प्रकार जब आप अपने परिवार के साथ बैठते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, अपने फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के बारे में चर्चा करते हैं, तो जो चीजें सामने निकल करके आती हैं, जो लाइबिलिटी आपके सामने आती हैं, वो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं। अब आपको फाइनेंशियल प्लान कैसे तैयार करना है? पहले कॉलम में आपने फाइनेंशियल गोल आइडेंटिफाई करे, तो आपने पहले कॉलम लिखा फाइनेंशियल गोल, और फाइनेंशियल गोल लिख लिया। उसके बाद सेकंड कॉलम बनाना है। अब आपको एक अपना बजट बनाना है कि भाई जैसे माँ का इलाज कराना है, कितने पैसे लगेंगे, तो सेकंड कॉलम में अमाउंट लिखिए। फिर तीसरे कॉलम में जाना है, तीसरे कॉलम में लिखना है भाई माँ का इलाज कराना है, कितने समय में कराना है, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 5 महीने, तो वो लिख दिया उसके आगे। फिर
अब आपको ने क्या करा, जो अमाउंट है टाइम से उसको डिवाइड करा, तो आपको पता चलेगा कि हर महीने कितना पैसा बचाना है। अगर आप और माइन्यूट लेवल पे जाना चाहते हैं तो डेज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वीक में कन्वर्ट कर सकते हैं, फोर्टनाइटली कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस फ्रिक्वेंसी से आप बचत करना चाहते हैं उस फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग आप फोर्थ कॉलम में आपका सेविंग अमाउंट आ जाएगा। फिर आप उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उस पर क्या रिटर्न मिलेगा, फिर उस पर्टिकुलर टाइम के बाद में उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा एक फाइनेंशियल प्लान आपका रेडी हो जाता है, और इसमें आपके मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल डिफाइन हो जाते हैं। इसी प्रकार ये जो प्लान है ये आपका एक फाइनेंशियल प्लान है। ये कुछ हमने गोल्स आपको दिखा रखे हैं कि जनरली एक आम आदमी के जीवन में ये सारी चीज़ें आती हैं। वो एक घर बनाना चाहता है, बच्चों की एजुकेशन है, फैमिली की कुछ ज़रूरतें हैं, गाड़ी लेना है, रिटायरमेंट है। ये सब तो हमारे बीच में कॉमन गोल हैं। कुछ आपके व्यक्तिगत गोल्स होते हैं, उसको भी अपने फाइनेंशियल गोल में शामिल कर सकते हैं। अब बात आती है कि एसेट एलोकेशन की। जैसे मैं बात करूं कि भाई हमारे जो गोल्स हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। अगर जो गोल हमें एक साल के अंदर अंदर पूरे करने होते हैं वो हम शॉर्ट टर्म गोल की कैटेगरी में रखते हैं। जो 1 से 3 साल में पूरे करने होते हैं वो हमारे मिड टर्म गोल की कैटेगरी में आते हैं, और 3 से अधिक साल के जो गोल हैं वो लॉन्ग टर्म गोल की कैटेगरी में आते हैं। अब मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इससे क्या बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो मेरे को जो शॉर्ट टर्म गोल है उसको लगभग 60 से 70 रुपये एलोकेट करने पड़ेंगे, और जो मेरे मिड टर्म गोल हैं उसमें मुझे 20 से 30 रुपये एलोकेट करने पड़ेंगे, और जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल हैं उसमें मुझे 10 से 20 रुपये एलोकेट करने पड़ेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न है वो भी मेरे फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी। सो दैट्स कॉल्ड एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी। उसके बाद तीसरी बात रहती है कि भाई तीनों गुल्लक उसने भगवान के सामने क्यों रखी, कहीं और भी रख सकता था। तो यहाँ पर एक साइकोलॉजी का प्रिंसिपल लगता है जिसे हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जो हम लोग लक्ष्य लिखे हैं अगर उसे हम लोग डेली विजुलाइज करते हैं तो वो घटनाएं हमारे जीवन में होने लगती है। तो उसने ये तीनों गुल्लक भगवान के सामने रखी कि जब भी वो भगवान के सामने जाएगा तो उसे अपने लक्ष्य सामने नजर आएंगे, और इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वो मेहनत करेगा, क्योंकि उसे मोटिवेशन मिलेगा कि शाम को आकर के इन गुल्लकों का पेट भरना है। तो वो उसको मोटिवेट करेंगे और इस प्रकार वो अपने लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा। तो इसलिए जब भी आपने फाइनेंशियल गोल या कोई से भी गोल आप अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं उसे लिखिए, लिख करके ऐसी जगह रखिए जहां पर कम से कम दिन में आप उसे एक बार देख पाए, विजुलाइज कर पाए, और देन आई कैन गारंटी यू कि वो घटनाएं आपके जीवन में होने लगेंगी। आपको किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल आपको विजुलाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग उसको अपने एक्शन में कन्वर्ट करना है, और वो चीजें आपके जीवन में अवतरित होने लगेंगी। देन नेक्स्ट, हाउ शुड बी अवर इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कैसा, जैसे अभी हमने इन्फ्लेशन के बारे में बात करी कि जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, जब आपको पैसे की आवश्यकता हो वो पैसा दे पाए, आप उसे पार्ट एंड पोर्शन में यूज कर पाए, जो समय के साथ जिसकी वैल्यू बढ़े और उसमें एक फेयर वैल्यू के ऊपर आप उसे रियलाइज कर पाए। तो यहाँ एक चीज एक्सेसिबल एंड यूजेबल इन पार्ट एंड पोर्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे एग्जाम्पल कीजिए मैंने एफडी कराई है और 50,000 रुपये की, मुझे 10,000 रुपये की आवश्यकता है, तो क्या होगा, मुझे 10,000 रुपये के लिए पूरे 50,000 रुपये की एफडी ब्रेक करानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो मेरा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर है तो मैं 10,000 रुपये निकाल लूंगा और बाकी मेरे 40,000 रुपये उसी रेट से ग्रो करते रहेंगे।
तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो एक बैलेंस थाली की तरह से होना चाहिए। जैसे एसेट एलोकेशन जो है वो आपकी बैलेंस डाइट जो है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो हम लोग निवेश करते हैं तो हमारे जो निवेश हैं, जो एसेट्स हैं, उनको हम लोग दो क्लास में क्लासीफाई करते हैं। ऐसी एसेट जो समय के साथ बढ़ती हैं उनको हम लोग वैल्यू फंड की कैटेगरी में रखते हैं, और ऐसी एसेट जिनसे हमें एक रेगुलर इनकम मिलती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, तो उसे हम लोग फिक्स इनकम प्रोडक्ट के अंदर रखते हैं। जैसे प्रॉपर्टी होगी, गोल्ड, आर्ट कलेक्शन, इक्विटी शेयर्स, ये क्या है, वैल्यू फंड की कैटेगरी में आते हैं। जैसे वैल्यू फंड का मतलब